नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी शब्दों की शव यात्रा। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए शब्दों की शव यात्रा। आपकी शव यात्रा बहुत बढ़िया रही, बधाई। मैं भौचक उन्हें देखती ही रह गई। भला मैंने क्या बिगाड़ा था उनका जो वो मेरा जनाजा उठाकर मुबारकबाद देने चली आई हैं। देखिए, मैंने सूखी हंसी हंसकर कहा, आप तो मुझे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल करवाकर ही छोड़ेंगी। क्यों? चकित होने की बारी अब उनकी थी। मुझसे पहले शायद ही किसी ने अपनी शव यात्रा पर बधाई ली होगी। अब उन्हें एहसास हुआ कि कहीं कुछ गलती हो गई है। वो आपकी धारावाहिक कहानी शोभा यात्रा, मैंने वाक्य पूरा किया। फिर तो बेचारी ऐसी चुप हुई कि बस मुझे ही पछतावा होने लगा। अपनी तारीफ सुनने का एक सुनहरा मौका व्यर्थ की भावुकता में गंवा दिया। शाम को श्रीमान जी को किस्सा सुनाया तो बोले, गलती तुम्हारी है। जाने कहां कहां से नाम ढूंढ कर रखती हो कहानियों के। अब सभी तुम्हारी तरह साहित्यिक थोड़े ही होते हैं। कितना गलत आरोप है यह। सीधे साधे शीर्षक होते हैं, पर पाठकों के दिमाग में उलट पुलट हो जाए तो कोई क्या करे। एक कहानी थी गुड मॉर्निंग मिस मैथ्यूज। एक सज्जन बोले, भाभी जी आपकी थैंक यू मिस डिसोजा बहुत पसंद आई। मैंने प्रशंसा सहर्ष स्वीकार कर ली। उन्हें ठीक करने का भी कष्ट नहीं किया। विश्वास गाथा को तो लोगों ने विश्वासघात ही बना डाला था, क्योंकि वह शब्द ज्यादा पॉपुलर है। शुरू में एक दो को मैंने सुधारने की चेष्टा की, बाद में हार कर वह प्रयत्न ही छोड़ दिया। एक कहानी थी अस्ताचल। एक ऐसे दंपत्ति की कहानी थी जो मानसिक रूप से कभी जुड़ नहीं पाए। युवावस्था में तो पता नहीं चला, सामने बच्चे थे, उनका भविष्य था, पर जीवन के संध्या काल में जब सारे उत्तरदायित्व तो समाप्त हो जाते हैं तो वे, खासकर पत्नी, एकदम अकेले पड़ जाते हैं। जिस दिन धर्मयुग में यह कहानी प्रकाशित हुई उसी शाम एक सज्जन आए, भाभी जी आपकी अस्तबल कहानी बहुत बढ़िया रही। वाह, मजा आ गया। मैंने उन्हें ध्यान से देखा। नहीं, वे मजाक नहीं कर रहे थे। इस तरह के मजाक का कोई रिश्ता नहीं था हमारे बीच। वे तो गंभीर स्वर में कहे जा रहे थे, सच, बड़ा सही चित्रण किया है आपने। बुढ़ापे में आदमी की और घोड़े की जिंदगी में कोई फर्क नहीं रह जाता। बस चारा खाओ और अस्तबल में चुपचाप पड़े रहो, कोई पूछने वाला नहीं है। जब वे सांस लेने को थोड़ा सा रुके तो मैंने विनम्र स्वर में भूल सुधार किया, भाई साहब दरअसल कहानी का नाम अस्ताचल है। अस्ताचल? यह क्या होता है? उन्होंने भोलेपन से पूछा। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। सिर्फ कहानी के साथ ही नहीं, रोजमर्रा के जीवन में भी कई बार शब्दों की ऐसी चीर फाड़ हो जाती है कि रोना आ जाता है। मेरे पतिदेव अरसे तक विदूषक का स्त्रीलिंग समझते रहे, और जब कोई मुझे इस पदवी से संबोधित करता तो उसका संबंध सीधे अपने से जोड़ लेते। वैसे भी इंजीनियर होने के नाते भाषा साहित्य से दूर ही रहते हैं। इंजीनियर्स की इंग्लिश का एक नायाब नमूना देखिए, अ काउ हैज 4 legs। इन्हीं के एक पंजाबी मित्र हैं, बरसों हमारे संपर्क में रहते रहते आधे महाराष्ट्रियन बन चुके हैं। मुझे वहनी कहते हैं, बच्चे उन्हें काका कहते हैं। कढ़ी पातल भाजी प्रेम से खाते हैं। थाली में नमक कहाँ परोसा जाता है, चटनी किस ओर, सब्जी किस ओर। इसी तरह मराठी के कई मुहावरों से भी परिचित हो चुके हैं। जानते हैं कि देशस्थ लोग सिलबिल्ले से बेतरतीब पर अतिथि परायण होते हैं। कोंकणस्थ अनुशासन प्रिय स्पष्ट वक्ता पर थोड़े कंजूस होते हैं। एक बार उनके यहाँ मेहमान बनकर जाने का सुयोग हुआ। नया नया फ्रिज था, नई नई बीवी थी।
रोज बेअंदाज खाना बन जाता था और फ्रिज में रखा जाता था। सुबह का सरसों का साग शाम को, शाम के दही भल्ले दूसरी सुबह, ऐसा क्रम चल रहा था। एक तो मेरे यहाँ फ्रिज नहीं है, वैसे भी सुबह की सब्जी दाल शाम को मैं कभी नहीं परोसती, इसीलिए बच्चे परेशान हो गए थे और मित्र महोदय भी। उस दिन पुलाव बना था। उसकी मात्रा देखकर ही समझा जा सकता था कि अब 2-3 बार तो इसका सामना करना ही पड़ेगा। उन्होंने कड़क कर पत्नी से कहा, सुनो, ये पुलाव आज नौकरों में बांट दो, कोकड़स्थी बंद करो। पंजाबी नववधु ने भोला सा मुंह बनाकर कहा, हाय, इसका कोकड़स्थ कैसे बनेगा? यह तो पुलाव है। हम लोग चकित होकर उन्हें देखते ही रह गए। जब बात स्पष्ट हुई तो पता चला कि पत्नी ने जब भी बचे हुए व्यंजनों से कोई नया व्यंजन तैयार किया है, उन्हें हमेशा झिड़की मिली है। ये क्या कोंकड़स्थी चला रखी है भाई? बार बार सुनकर वे यही समझ रही थी कि बासी चीजों के प्रयोग को कोंकड़स्थ कहते हैं। फिर तो यह आलम था कि हम लोग हंसे जा रहे थे और वे भौचक सी हम लोगों को देख रही थी। इसी प्रवास में एक दिन रसोइये ने आकर पूछा, भाई साहब, घासलेट तो खत्म है, पराठे काहे में सेकेंगे? सुनकर हमारे तो होश उड़ गए थे। बाद में पता चला कि वनस्पति घी को शुरू शुरू में हे समझने के कारण यह उपाधि मिली थी। फिर तो यही नाम रूढ़ हो गया। अपने 20-22 वर्ष के वैवाहिक जीवन में मेरा कई भृत्यों से सामना हुआ है। सब पर लिखने बैठूं तो अलग से एक लेख हो सकता है। कुछ संस्मरण दे रही हूं। डाकुग्रस्त इलाके के उस कस्बे का पहला दिन। भोपाल की रौनक के बाद वह खाली खाली बंगला एकदम उदास सा लग रहा था। मन भी उदास, घर भी उखड़े तंबू सा वीराना। ऐसे में हमारे नए वृत्त ने दरवाजे में खड़े होकर पूछा, भाई साहब, स्टोर जला दें? मैंने मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। कहा, हे राम सेवक, तुम्हारा यह नामधारी कहीं सचमुच मेरी डालडे के डिब्बे से सजी लंका जला ही न दे। तब तक राम सेवक जी फिर से नमोदार हुए। बोले, स्टोर जलाकर कूपन चढ़ा दिया है, और कछु बने को? क्या बनेगा? मेरा सिर। कूपन तक को तो तुमने स्वाहा कर दिया। राम सेवक जी की अपनी डिक्शनरी थी, उससे परिचित होने में मुझे कुछ अरसा लगा। कभी मेहमानों की प्रत्याशा में ज्यादा खाना बनवाने लगती तो कहता, पहले साहब को डिक्लेयर तो करने दीजिए। कभी उसका हाथ बटाने की गरज से आटा सान कर रख देती तो परेशान हो जाता। आप बहुत लूज बनाती हैं, एकदम हलवे जैसा। एक दिन आकर सूचना दी, 3 फैमिली आई हैं। मैं हड़बड़ाकर उठी, अलमारी में दूध देखा, नाश्ते के लिए डिब्बों को उलट पुलट कर देखा, चम्मच प्लेटें सबका जायजा ले रही थी कि आकर बोला, आप चलो, हम चाय ला रहे हैं। बाहर जाकर देखा, कॉलोनी की 3 महिलाएं परिचय की इच्छा से आई हुई हैं। उनसे बात करते हुए बार बार आहट ले रही थी, बाहर को झांक रही थी, पर चौथा प्राणी नजर नहीं आया। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। बाद में मैंने कहा, एकदम से कह दिया कि 3 फैमिली आई हैं। फैमिली नहीं तो का वे मर्द हती? उसने तीर पर तुक्का मारा। बाद के 5 वर्षों में फैमिली का अर्थ मुझे रट गया था। चपरासी तो फिर भी अल्प शिक्षित होते हैं, पर वनडे सीरीज पढ़कर पास होने वाले बाबुओं की जो जमात दफ्तरों में बैठ गई है, उनके कारनामे और भी हैरत अंगेज हैं। एक सज्जन ने 2 दिन की फ्रेंच लीव की अर्जी दी, क्योंकि दूसरी कोई भी छुट्टी बकाया नहीं थी। एक श्रीमान बीमार पड़ गए थे, तो उन्होंने 4 दिन की छुट्टी और परमिशन टू लिव इन क्वार्टर मांग ली। एक साहब ने तो सीधे अपने सेकेंड मैरिज के लिए छुट्टी की दरख्वास्त दी। इन्होंने बुलाकर समझाना चाहा कि दूसरी शादी जुर्म है, वगैरह वगैरह। तो वे सज्जन लड़कियों की तरह शर्माते हुए बोले, सर, दरअसल मेरा गौना हो रहा है, उसकी अंग्रेजी नहीं आती, और फिर गौना हमारे यहाँ एक तरह से दोबारा शादी जैसा ही होता है। एक बड़े बाबू बहुत याद आ रहे हैं। इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो ये मेरे पहले फैन हैं। वह युग मेरी कहानियों की सफेद वापसी का था।
आए दिन डाक में मोटे मोटे लिफाफे चले आते थे। कस्बों में अक्सर पोस्टमैन दफ्तर में डाक दे जाते हैं। शहर से बाहर बने हुए बंगलों तक जाने का कष्ट नहीं उठाते। ये दफ्तर से लौटते हुए डाक ले आते और मजाक करते। मुझे यह समझ में नहीं आता कि तुम्हें मेरी प्रतीक्षा रहती है या डाक की। ये टूर पर होते तो डाक चपरासी दे जाता, बाकी चिट्ठियां तो चपरासी दे जाता था, पर कहानी का लिफाफा लेकर शाम को बड़े बाबू खुद आते। इतनी देर में वे लिफाफा खोलकर कहानी पढ़ चुके होते और तारीफ के पुल बांध देते। मैडम, बहुत सही कहानी लिखी है आपने। वाकई समाज में आज यही सब हो रहा है। बहुत अच्छी भाषा है आपकी, पढ़ने में मजा आ जाता है। मैं तो रोनी रोनी हो जाती। कई बार इनसे शिकायत भी की। इन्होंने समझाया, देखो सीधा साधा प्राणी है, तुम्हारे नाम का इतना मोटा लिफाफा देखकर उसके मन में कुतूहल हुआ होगा, सो उसने खोल लिया होगा। अब उसे पता चल गया है कि इसमें कहानी होती है तो वह बिना नागा खोल लेता है। उसे जरा भी पता नहीं है कि ये लौटी हुई कहानियां हैं। वह तो तुम्हारा प्रशंसक बन गया है। अब बताओगी तो खुद ही अपनी हंसी करवाओगी। बड़े बाबू इस हद तक सीधे साधे होंगे, इस पर विश्वास नहीं हुआ, पर उनकी विद्वता को प्रमाणित करने वाला एक प्रसंग मुझे निश्चिंत कर गया। मैं इंदौर गई हुई थी। ये एक शाम टूर से लौटे तो पता चला मेरा तार आया था, इसलिए पंडित मुझे लिवाने स्टेशन गया हुआ है। माताजी चौकीदार के साथ घर में अकेली थी। इनका माथा ठनका। मुझे गए 5-6 दिन ही हुए थे। इतनी जल्दी लौटने का कोई कारण ही नहीं था। फिर नियत तिथि से पहले न आने का मेरा रिकॉर्ड है, अब भी है। 1-2 दिन ऊपर ही हो जाते हैं। ये पसोपेश में पड़े सोच ही रहे थे कि पंडित हाथ हिलाते लौट आए। माताजी बड़ी निराश हुई, क्योंकि खाली घर उन्हें काटने को दौड़ता था। लेकिन इन्हें जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। तार कहाँ है? इन्होंने पूछा। बड़े बाबू के पास। उसी रात को फिर बड़े बाबू को बुलवाया गया। आते ही उन्होंने एक बेल बूटेदार लिफाफा पकड़ा दिया। अंदर बेल बूटेदार कागज पर लिखा था, तब बधाई के तार ऐसे ही होते थे। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मालती। बड़े बाबू, यह तो मेरी सालगिरह की बधाई का है, इसमें उनके आने की बात कहाँ है? इन्होंने कहा। यह क्या हुआ साहब? बड़े बाबू झेंपते हुए बोले। मैंने वो मतलब निकाला कि बाई साहब ने लिखा है कि बड़ी खुशी की बात है, मैं वापस आ रही हूँ।